हेलो स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत 12th फिजिक्स के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने कैपेसिटर्स का पढ़ा है और कुछ प्रतिरोध का कुछ हिस्सा रह गया है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले चालक का जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होती है उसको कहते हैं प्रतिरोध, और ओम के नियम से इसका मान V/I के बराबर होता है, V = RI। हमने ओम के नियम का डेरिवेशन भी निकाला फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से। उसी में ही R का एक फार्मूला आया जो कांस्टेंट था। वो फार्मूला क्या आया? ये आया। इसमें आप देख रहे हैं m क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³ kg। L तार की लेंथ है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻19। टाउ रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल, और A क्षेत्रफल है। इन्हीं कारकों पे डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस R। अब इनमें विशुद्ध रूप से जो कांस्टेंट है वो E है और M है। इनको छोड़ के 1, 2, 3 और 4 क्वांटिटी बचती हैं। हमें समझना है फिजिक्स को समझेंगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। तो वो 4 फैक्टर हम देख लेते हैं कैसे कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ है, लेंथ ऊपर है, इसका मतलब है ये प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और छोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। दूसरा, नीचे आप देख रहे हैं एरिया। नीचे का मतलब रेसिप्रोकल, नीचे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया किसका कम होगा? उस पर्टिकुलर एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का, क्रॉस सेक्शन का एरिया किसका कम होगा? पतले तार का। पतले तार का एरिया कम होगा तो पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। मोटे तार का एरिया ज़्यादा होगा तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। मोटे तार का कम होता है और पतले तार का ज़्यादा होता है। तीसरी बात, n नीचे है यानी n के व्युत्क्रमानुपाती। n क्या है? तार के प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब ये संख्या डिपेंड करती है, अलग अलग धातु के चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सिल्वर में अलग होगी, कापर में अलग होगी, एल्यूमिनियम में अलग होगी। तो कुल मिला के चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लिहाजा प्रतिरोध कम होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है, व्युत्क्रमानुपाती है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। जिसका प्रतिरोध कम उसकी कंडक्टिविटी चालकता ज़्यादा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। अब कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रतिरोध वहाँ पर कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस धातु का तार है। चौथी बात, श्रांतिकार, ये रिलैक्सेशन टाइम है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय, इसके व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग बढ़ जाता है, जिससे श्रांतिकाल इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? घट जाता है। घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये 4 फैक्टर थे। अब इसमें ये 2 चीज़ों से एक और क्वांटिटी निकलती है, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको और हम निकाल लेते हैं, फिर डेरिवेशन पे आएंगे। हमने अभी पढ़ा कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा L/A, L/A। अब नियम ये है, इस प्रोपोर्शनल को आप हटाएंगे, यहाँ ये समानुपाती जब हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है और उस कांस्टेंट को कहते हैं हम रो। रो इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यही रो जो है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। यदि इस समीकरण से हम रो को निकालें तो ये हो जाएगा RA, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन L।
तो हमारा रो आ जाएगा RA/L। अब यू कैन डिफाइन इट, परिभाषा देना हमको आता है, यूनिट कर दीजिए। फिजिक्स में परिभाषाएं यूनिट से, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, आपने समय को 1 कर दिया, तो यहाँ पर ए को 1 कर दीजिए और लेंथ को 1 कर दीजिए। ए माने एरिया, एकांक कर दीजिए, लेंथ 1 कर दीजिए, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो रो काय के बराबर हो जाएगा आर के। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि एल की वैल्यू 1 मीटर है और ए की 1 मीटर है तो रो काय के बराबर आएगा आर का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर लेंथ का हो और 1 स्क्वायर मीटर एरिया का तार होता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, उसका प्रतिरोध। तो ये दो चीज़ें हमने प्रतिरोध के कारक और विशिष्ट प्रतिरोध कर लिए। अब हम उस डेरिवेशन पे आएंगे। इससे पहले इसका एसआई यूनिट देख लें। एसआई यूनिट ओम इंटू मीटर आएगा। ओम को ओमेगा लिखते हैं, ओम इंटू मीटर कैसे आया, आर का होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, एल का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, इस मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट है। अब हम करते हैं जल्दी से वो डेरिवेशन, बहुत ही आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक। 3 रेजिस्टेंसेज हैं ये, R1, R2 और R3। ये 2 बिंदुओं A और B के बीच में हमने सीरीज में जोड़े हैं। ये सेल लगा हुआ है, इससे धारा I बह रही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीरीज में विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ता है, यानी विभवांतर अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यदि A और B के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, तो इसका मतलब है इन तीनों के योग के वो बराबर होगा। तो यदि I धारा बह रही है और विभवांतर R1, R2 और R3 के सिरों पर V1, V2 और V3 हैं और A और B के बीच में विभवांतर कितना है, V है, तो हमारा पहला समीकरण बनेगा V = V1 + V2 + V3। ठीक है, अब हम V1 की वैल्यू अलग निकालेंगे, V2 की अलग निकालेंगे और V3 की अलग निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V = RI, तो I तो सब में समान है, I ये समान बह रही है, वोल्टेज अलग अलग है, तो V1 क्या होगा, IR1, V2 क्या होगा, IR2 और V3 क्या होगा, IR3। ये दो के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, V = IR1 + IR2 + IR3। I इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 + R2 + R3। अब यदि हम ये मानते हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R है, तो यही ओम का नियम क्या हो जाएगा, पूरी धारा I है, रेजिस्टेंस टोटल क्या है, R है, V = RI। इस V की जगह रख दीजिए, RI = I R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा R = R1 + R2 + R3। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में यदि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध या रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस उनके सम के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। एक बात ध्यान रखें, कैपेसिटर्स का भी हमने किया है, आप देखेंगे मेरे वीडियो में कैपेसिटर्स का आपने किया है, और सीरीज और पैरेलल दोनों। जो कैपेसिटर में सीरीज में उत्तर आता है वो आता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, वहाँ वो सीरीज में उत्तर आता है, और पैरेलल में आता है C = C1 + C2 + C3। तो वहाँ जो सीरीज में उत्तर आता है वो प्रतिरोध में पैरेलल में आता है, वहाँ जो पैरेलल में आंसर आता है वो प्रतिरोध में सीरीज में आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम समानांतर क्रम संयोजन करेंगे। समानांतर माने 2 बिंदुओं के बीच में चीज़ें जुड़ी हों। वहाँ क्या ख़ास बात होती है, वोल्टेज एक सा रहता है। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, A और B के बीच में हमने जोड़े हैं। ये सेल E से धारा I बह रही है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो कि सबके सिरों पर वही होगा। ये I A पे पहुँच के 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। R1 से जाने वाला हिस्सा क्या है, I1, R2 से जाने वाला भाग I2 और I3 से जाने वाला भाग, R3 से जाने वाला भाग I3 है। देख के ही आपको इस डायग्राम को लग रहा होगा कि I की वैल्यू इन तीनों के योग के बराबर है। पहला समीकरण हमारा यही बन जाएगा। वहाँ बना था V = V1 + V2 + V3,
यहाँ पे भी एक सा है, वहाँ आई एक सी होती है। तो ये खास बातें जब आप ध्यान रखेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। सीरीज में आई बराबर होता है, पैरेलल में भी एक सा रहता है, सीरीज में V1 V2 और V3 होते हैं, समानांतर में I1 I2 और I3 होते हैं। तो लिहाजा हमारा पहला समीकरण होगा I इजक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम ओम के नियम से निकाल लेंगे I1, भी तो सब पे एक सा है, तो I1 क्या आएगी, V इजक्वल टू आर आई होता है, तो I इजक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो I1 होगा V अपॉन R1, I2 होगा V ओवर R2, I3 होगा V ओवर R3, V बाय R3। ये तीनों वैल्यू हम इसमें एक में रख देंगे। तो समीकरण एक में जब रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये दोनों हमने निकाले, I इजकल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V तीनों में है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया V को, अंदर ब्रैकेट क्या आएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यदि हम परिणामी प्रतिरोध R मान लें तो इसी तरीके से I की वैल्यू आएगी V बाय R। ये समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 से, यानी V बटे R की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ये आ जाएगी V बाई R इज इक्वल टू V I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3। V से V क्या हो जाएगा, ये V से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो फाइनल हमारा आ गया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसका मतलब ये हुआ कि समानांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। समानांतर क्रम में जो संयोजित किए गए हैं उन प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इनके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो आपने आज रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये बात समझी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला, विशिष्ट प्रतिरोध, और उसका यूनिट देखा, और दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन किए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स के। ये आप जरूर करिएगा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो से समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, फिजिक्स पढ़िए, समझिए, समझने से फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी, और मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।